हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर। दिस इज सोनिया। इन टुडेज वीडियो ऑफ माइन लेट्स टॉक अबाउट मोर मेजर इंडियन इंग्लिश राइटर्स वर्क क्रोनोलॉजी, जो आपसे एग्जामिनेशन में रिपीटेड फॉर्म में पूछी जाती है। मेक श्योर मैं जो भी आपको ऑथर्स प्रिपेयर करा रही हूँ और जिनकी भी हम लोग क्रोनोलॉजी सेट कर रहे हैं अपनी वीडियोज़ में, ये आपसे रिपीटेड फॉर्म में एग्जामिनेशन में सर्कुलेट होते हैं। सो प्लीज़ जस्ट रिवाइज दैम दैट मच यू कैन। सो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग कवर करेंगे फ्रॉम विक्रम सेठ, वन ऑफ द मोस्ट इनफैक्ट मेजर इंडियन इंग्लिश राइटर नोन फॉर हिज नॉवेल्स, पोएट्री, ट्रैवल राइटिंग्स, ट्रांसलेशंस एंड मेमोर्स। और आपको पता है ही इज बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर द गोल्डन गेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल रिटन बाय विक्रम सेठ दैट वॉज पब्लिश्ड इन 1986, राइट? सो गाइज, इफ आई टॉक अबाउट द फैक्ट्स ऑफ दिस इंपॉर्टेंट नॉवल द गोल्डन गेट, जो इनका वर्ड्स नॉवल है, इनफैक्ट इट वॉज रिटन इन 1 स्टैंजा। ये बेसिकली टाइप है सोनेट्स का, जिसे आप बोल सकते हैं फ्रॉम ऑफ पश्किन। 14 लाइन्स आपको इसमें देखने मिल जाएगी इयाम्बिक टेट्रामीटर की। ओके, सो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द गोल्डन गेट, फर्स्ट इंडियन इंग्लिश वर्ड्स नॉवल, हाईली एक्सपेरिमेंटल एंड यूनिक। तो ओवरऑल ये जो इनका नॉवल है आपके विक्रम सेठ का, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम में डेफिनेटली मैचिंग्स एंड क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली वी स्टडी इन दिस स्टोरी। तो ये जो नॉवल है इसमें नरेट किया गया है लाइफ ऑफ जॉन ब्राउन। जॉन ब्राउन एक कैलिफोर्निया के सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं जो एक बहुत सक्सेसफुल मैन होता है, बट बहुत लॉन होता है, अपनी लाइफ में अलॉन होता है। तो एग्जैक्टली ये जो नॉवल है कहीं ना कहीं सिम्बोलाइज कर रही है जो मॉडर्निटी है, जो मॉडर्न लाइफ है, उसमें किस तरीके से जो इंसान है अलाइनेशन से सफ़र कर रहा है। सो ओवरऑल ये नॉवल जो है वही एग्जैक्टली मतलब डिस्कस करने की कोशिश कर रही है टूवर्ड्स इट्स रीडर। और इसमें एक लेडी होती है, मतलब एक वेमन होती है जिसका नाम होता है लिज। आई एम जस्ट राइटिंग हियर, ऑलरेडी आई हैव रिटन देयर लिज। तो ये जो लिज होती है ये विमन होती है, एक लेडी होती है जो लॉयर होती है, एक्टिविस्ट होती है, और कहीं ना कहीं ये लोग आपस में एक दूसरे से फॉल इन लव हो जाते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आपको यहाँ पे लव, फ्रेंडशिप, सोशल एक्टिविज्म, लॉनलीनेस एंड मॉडर्न अर्बन लाइफ के बारे में एक्सप्लोर किया गया है इस पर्टिकुलर नॉवल के अंदर। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन, जो आपका विक्रम सेठ का अ सुइटेबल बॉय, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड नॉवल है जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जाती है। ऑल्दो इसका जो पब्लिकेशन ईयर है 1993 है, एंड दिस पर्टिकुलर नॉवल कंसीडर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सिंगल वॉल्यूम नॉवेल्स इन इंग्लिश। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। अ सुइटेबल बॉय, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सिंगल वॉल्यूम नॉवेल्स इन इंग्लिश। और मैं आपको बता दूं ये जो नॉवल है बेसिकली सुइटेबल बॉय, इसका जो सेटिंग है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, अर्ली 1950s का जो टाइम है उसको बेसिकली रिकॉग्नाइज किया है एज ए सेटिंग। और इसका जो बेसिकली थीम है लाइक फैमिली एंड पॉलिटिक, रियलिस्टिक नॉवल आप इसको बोल सकते हैं। और जो सेंट्रल स्टोरी है पर्टिकुलर वो रिवॉल्व हो रही है अराउंड मिसिज रूपा मेहरा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है रूपा मेहरा, जो इसमें पर्टिकुलर स्टोरी में सेंट्रल स्टोरी जिनकी सर्कुलेट हो रहा है। ये क्या होती हैं, जो रूपा मेहरा होती हैं, इनका एक तलाश होती है, यू नो, शी जस्ट वांटेड और शी जस्ट वांट टू फाइंड अ सुइटेबल बॉय फॉर हर डॉटर। इनकी डॉटर होती है जिनका नाम होता है लता। एज़ यूजुअल ममाज जो होती हैं घर में जिनकी बेटियां होती हैं, और वो ऑब्वियसली शी जस्ट सर्च फॉर और फाइंड यू नो अ सुइटेबल बॉय फॉर हर डॉटर। सो सेम हियर यहाँ पर हो रहा है, मॉडर्न लाइफ की वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट। सो लता जो होती है, तो लता के लिए ना 3 मतलब कि सूट किए जाते हैं, मतलब कि 3 जो हैं बॉयज़ उसके सामने रिप्रेजेंट किए जाते हैं कि वेदर वुड यू लाइक टू गेट मैरी विद दिस और दैट वन। तो ऑब्वियसली एक होता है हमारे पास कबीर। तो वेयर शुड आई राइट फर्स्ट, लेट मी स्पेस, ओके। तो जो फर्स्ट हमारे पास होता है दैट इज़ कबीर। ठीक है, कबीर दुरानी होता है, ये एक मुस्लिम स्टूडेंट होता है, बेसिकली लव इंटरेस्ट होता है इसमें। आपकी जो ये लता है इनका लव इंटरेस्ट होता है इस बंदे के साथ, कबीर के साथ। ठीक है, और नेक्स्ट वी हैव हरीश खन्ना। ठीक है, एंड द थर्ड वन वी हैव अमित चैटर्जी। तो ओवरऑल आपने इनका सिर्फ नेम याद रख लेना, कबीर, हरीश और एक अमित। ठीक है, तो कबीर जो होता है लव इंटरेस्ट होता है लता का, और ये जो होता है हरीश ये एक प्रैक्टिकल होता है, मतलब एम्बिशियस शू मेकर होता है ये। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ये आपका एक शू मेकर होता है। ठीक है, और अमित जो होता है एक पोएटिक लिटरेरी मतलब बंगाली मैन होता है, दिस इज़ बंगाली मैन।
तो ओवरऑल जो लास्ट में फाइनली जो बेसिकली जो लता है, शी चूजेस हरेश खन्ना को वो चूज़ करती है और सिंबलाइज करती है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन लव एंड प्रैक्टिकलिटी। मतलब कि इसका जो लव इंटरेस्ट था वो कहीं ना कहीं कबीर में था। तो अभी मैंने आपको बताया 3 बॉयज़ जो इसकी लाइफ में आते हैं। तो नंबर 1 वी हैव कबीर जो इसकी खुद की पसंद थी। हरीश जो था इसने मतलब कॉम्प्रोमाइज़ किया था, जैसे एज यूजुअल लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज में आपको देखने मिलेगा इन द लाइफ ऑफ इंडियन फैमिलीज। सो ओवरऑल वही सिचुएशन यहाँ पर मेंशन किया आपके विक्रम सेठ ने, एग्जैक्ट सिचुएशन यहाँ पर उन्होंने बताने की कोशिश की टू इट्स रीडर्स। तो यहाँ पर हरीश जो होता है उसको ये चूज़ करती है एंड वो चूज़ ये क्यों करती है, कॉम्प्रोमाइज़ करती है बिटवीन लव एंड जो एग्जैक्टली जो प्रैक्टिकल हमारी लाइफ में होता है उसके बीच में। तो ओवरऑल आपको ये जो नॉवल है इनका जो सुटेबल बॉय है, वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस नाउ। तो ये इनका जो नॉवल है इसमें जो मेजर थीम है वो मॉडर्निटी को कहीं ना कहीं मतलब किस तरीके से जो मॉडर्निटी होती है आपके बीच में आ जाती है, जो एक ट्रेडिशनल जो हमारा एक कल्चर चलता आ रहा है तो ओवरऑल मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लता की मैरिज है चॉइस के ज़रिए विक्रम सेठ दिखाते हैं कि इंडिपेंडेंट जो इंडिया है टाइम पर लव वर्सेस अरेंज मैरिजेस का क्या रोल रहता है, हिंदू मुस्लिम रिलेशंस, कास्ट इश्यूज, पॉलिटिक्स किस तरीके से इंटरविंड किए जाते हैं इन दी लाइफ, इन दी सोशल लाइफ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑफ मिडिल क्लास। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्टोरी देखने मिल जाएगी। तो मैंने आपको जितना भी ओवरऑल इसका सेंट्रल आइडिया था, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू जस्ट गिव यू अटेंशन टूवर्ड्स दिस। अच्छा, ये जो इनका नॉवल है दिस वॉन कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज 1994, the year when this novel won Commonwealth Writers Prize, ठीक है। and of course he became internationally just because he just talk about the family sagas जो भी हैं हमारी इंडियन फैमिलीज़ का। तो ओवरऑल यहाँ पे ना कंपेयर किया है कहीं ना कहीं जो टॉल्स्टॉय का आपने वार एंड पीस स्टडी किया था और जॉर्ज इलियट का मिडिल मार्च, तो उसी से कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर सुटेबल बॉय को कंपैरिजन किया गया है। तो आपने कौन कौन से फैक्ट्स ध्यान में रखने, देखिए अकॉर्डिंगली आपने अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू यू डेमो। तो अगर आप सुटेबल बॉय ठीक है, ये मेरा नॉवल है, इसका पब्लिकेशन ईयर क्या था अभी मैंने आपको पीछे बताया 1993 द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। अच्छा 1994 जब इस पर्टिकुलर नॉवल को क्या मिला है, कॉमनवेल्थ राइटर्स अवार्ड, ठीक है, प्राइज़ मिला है 1994 मैंने मेंशन कर दिया। ओके, इस तरीके से आपने अपने फैक्ट्स यहाँ पे सिक्योर करके रखने हैं। और ये जो पर्टिकुलर इनका नॉवल है दिस कंसीडर व्हाट इट कंसीडर लॉन्गेस्ट सिंगल वॉल्यूम नॉवल, लॉन्गेस्ट सिंगल वॉल्यूम नॉवल, ठीक है, कंसीडर किया जाता है इंग्लिश में। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूँगी तो दिस कंसीडर फर्स्ट वन। और इसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर है बेसिकली वी हैव लता मेहरा। लता मेहरा देखिए सेंट्रल कैरेक्टर है, लेकिन जो स्टोरी है वो रूपा मेहरा का जो एक सर्च है, मतलब कि शी फाइंड्स, मतलब कि वो चाहती है कि मुझे एक सुइटेबल बॉय मिल जाए, तो उस पर सेंट्रल है, ठीक है। तो लेकिन किसके लिए वो सब किया जा रहा है, लता के लिए। तो रूपा कौन है, इनकी मदर है, जो बेसिकली वो ये काम करने की कोशिश करी है। और 3 चॉइसेस मतलब कि उसके लिए आप बोल सकते हो फाइनल की जाती है, लेकिन जो जिसमें कबीर, हरीश और अमित हैं, लेकिन जो फाइनल आपके सेलेक्ट होते हैं वो कौन होता है, हरीश, ठीक है। तो ओवरऑल ये किस पर बेस्ड है, मैरिज, फैमिली, पॉलिटिक्स और हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट्स पर मॉडर्नाइजेशन में। तो इस पर्टिकुलर नॉवल में आपने ये सभी फैक्ट्स ध्यान में रखने हैं। और सुइटेबल वो इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इंग्लिश नॉवल है जो डिपिक्ट कर रही है बेसिकली पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया थ्रू द मैरिज सर्च ऑफ लता मेहरा, ठीक है। तो इसमें आपको ब्लेंडिंग्स मिल जाएगी, थीम ऑफ लव, फैमिली, पॉलिटिक्स एंड ट्रेडिशन। सो ओवरऑल आपने यही चीज़ें प्रिपेयर करनी है फ्रॉम दिस नॉवल। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, 1999 पब्लिकेशन एंड इक्वल म्यूजिक। दिस इज़ द थर्ड नॉवल। द इक्वल म्यूजिक क्रोनोलॉजी में हमारी लव स्टोरी पर बेस्ड है एंड म्यूजिकल नॉवल इसको कंसिडर किया जाता है। और बेसिकली इसमें जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो हैं हमारे माइकल हॉल्म। वेयर शुड आई राइट, माइकल हॉल्म, ठीक है। ये बेसिकली प्रोटैगनिस्ट हैं ऑफ द नॉवल के, टैलेंटेड होते हैं बट इमोशनली ट्रबल्ड होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है आपकी, यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि जो माइकल है वो एक मतलब कि
म्यूजिशियन होता है बेसिकली ना, वॉयलिनिस्ट होता है, जो वॉयलिन बजाते हैं, तो ये जो माइकल होता है वही होता है। अच्छा, इनका जो लव इंटरेस्ट होता है वो जूलिया के साथ होता है इस पर्टिकुलर नॉवल के अंदर। जूलिया, जब इनकी मैरिज हो जाती है तो देखते हैं कि नॉवल के अंदर वो ना धीरे धीरे मतलब कि उसका जो एक हियरिंग पावर है इट इज़ गोना लूज, यानी कि वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, डीफ होती जा रही है, जो जूलिया होती है, ठीक है, जिसके अंदर। तो ओवरऑल इसमें ना आपको दिखाया गया है लव एंड लॉस, म्यूज़िक, मेटाफर, किस तरीके से जो म्यूज़िक है उसको लाइफ हार्मनी पैशन टाइप ऑफ कंसीडर किया जाता है, और कहीं ना कहीं किस तरीके से जो पास्ट का एक बर्डन होता है वो प्रेजेंट को डिस्टर्ब करता है। तो इसमें ऑल काइंड ऑफ आपको स्ट्रगल, इमोशनल थिंग्स देखने मिल जाएगी नॉवल के अंदर। तो ओवरऑल ये जो इनका नॉवल है फुल ऑफ रेफरेंसेस है टू वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक को लेके, ठीक है। एंड यहाँ पर जो बेसिकली नॉवल में अनइक्वल म्यूज़िक में दिखाया गया है किस तरीके से बैलेंस करना है, हार्मनी एज वेल पैशन टूवर्ड्स म्यूज़िक, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो इनका नॉवल था इंटरनेशनल बेस्ट सेलर कंसीडर किया जाता है, एंड ऑफ कोर्स प्रेज फॉर लिरिकल प्रोज के लिए इसको प्रेज किया गया है, एंड डीप म्यूजिकल नॉलेज इसमें मिली है। सो ओवरऑल ये जो आपका नॉवल है गुड है, नो नीड टू गो मच डिटेल इन दिस नॉवल, only you must remember an equal music, the title of the novel, and what exactly the central idea, core idea of this novel that I mentioned you, okay। और एग्जामिनर में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं लाइक विच विक्रम सेट नॉवल डील्स विद वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक एंड लव, सो यू मस्ट नो वी हैव एन इक्वल म्यूजिक, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। 2005 पब्लिकेशन टू लाइव्स, दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट है, मेमोर है, मतलब कि द पार्ट ऑफ नॉन फिक्शन, ये नॉन फिक्शन का पार्ट है बेसिकली विक्रम सेठ का। एंड ये जो इनका नॉवल है इसमें इन्होंने लाइफ स्टोरी ऑफ इनके जो अंकल हैं शांति बिहारी सेठ, जो इनके अंकल हैं बेसिकली एक इंडियन वो डेंटिस्ट होते हैं लंदन में, और उनकी जो आंट होती है हैनी, ठीक है। एंड उन्हीं के बारे में बेसिकली यहाँ पर इन्होंने बात किया है। तो विक्रम सेठ ना किस तरीके से स्पेंड करते हैं अपने जो उनका यूथ था, ठीक है, अपने अंकल के साथ, अपनी शांति आंटी के साथ, और लंदन में, मतलब वो सभी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो ओवरऑल जो शांति बिहारी सेठ होते हैं एक इंडियन होते हैं जो किस तरीके से इंग्लैंड चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, एंड ही ट्रेंड एज अ डेंटिस्ट, ठीक है, एंड ही सर्व्ड इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, दिस थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड। अच्छा, जो इसमें एक और बंदा होता है उसका नाम होता है हैनी कारो, तो जो इनकी वाइफ होती है हैनी कारो, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर स्टोरी है तो इसमें ये बताया इनके अंकल और आंटी का कि किस तरीके से जो इनके अंकल थे। अच्छा, एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है, इनके जो अंकल थे वर्ल्ड वॉर सेकेंड में उन्होंने अपना राइट आर्म, मतलब उनका लॉस हो गया था, तब ही लॉस्ट हिज राइट आर्म इन द वॉर, एंड येट ही कंटिन्यू मतलब जो भी उनका वर्क था वो उसमें आगे चलते रहे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और दिखाई है कि ये जो हैनी होती है, जो 2 लाइव्स, यानी कि इसमें आपको एक तो मिल जाएंगे इनके अंकल शांति बिहारी सेठ, और जो लेडी होती है मतलब जो इनकी वाइफ होती हैं वो है, उनका नाम है हैनी, ठीक है। तो जो हैनी है बेसिकली ये जर्मन से बिलोंग करती है, और आपके जो शांति है ये इंडियन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ये किस तरीके से डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग हैं और किस तरीके से उन्होंने मीनिंगफुल लाइफ को रिलेशन बनाया है, ठीक है। तो ये जो बुक है इनका ओवरऑल यही इसी के बारे में बता रहा है कि मतलब बिलोंगिंग इन अ फॉरेन लैंड, और दोनों ही लोग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं इवन दो। सो ओवरऑल ये जो इनका बेसिकली नॉवल है एक नॉन फिक्शन है, मेमोर है, बेस्ड ऑन इनके अंकल और आंट की लाइफ पर, ठीक है, किनके, विक्रम सेठ के। तो आपसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में दे कैन आस्क विच विक्रम सेट्स बुक इज बेस्ड ऑन हिज अंकल एंड आंट्स लाइफ, सो आपने आंसर देना है 2 लाइव्स, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर मेंशन किया गया है इसके बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारे ऑथर हैं अरुंधति रॉय, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीमेल ऑथर हैं ये आपकी, एंड ऑफ कोर्स नॉन फॉर नॉवलिस्ट, एसेइस्ट एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट शी कंसीडर, एंड फिक्शन, नॉन फिक्शन, एक्टिविज्म आपको देखने मिल जाएगा इनके लिटरेचर और लिटरेरी जो कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स, एंड बुकर प्राइज़ विनिंग है इनका जो वर्क है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया 1997 द ईयर व्हेन शी वॉन बुकर प्राइज़ फॉर दिस वर्क, एज वेल सिडने प्राइज़ इनको मिला है, पीस प्राइज़, एंड साहित्य अकादमी अवार्ड ऑफ कोर्स, जिसे इन्होंने डिक्लाइन कर दिया था। तो ओवरऑल लेट्स टॉक अबाउट
अरुंधति रॉय, जो आपकी इंडियन इंग्लिश नॉवेलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और उनका जो नेम है ज़्यादा आपको एसोसिएट मिलेगा उनकी नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बुकर प्राइज़ विनिंग है। और क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनेशन पूछा जाता है, दैट्स वाई मैं आपको बोलूँगी कि इसको आपने डिटेल मैनर में स्टडी करना है। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है, फैमिली सागा पर बेस्ड है, और इसका जो सेटिंग है वो केरला में रखा है। केरला वॉज द सेटिंग ऑफ दिस नॉवल। ओवरऑल 1960s का टाइम पीरियड है जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइफ और जो स्टोरी आपको देखने मिलेगी नॉवल में, ईस्ता एंड राहेल की मिलेगी, जो ट्विंस हैं। ईस्ता एंड राहेल, ईस्ता एंड राहेल, ठीक है, ये ट्विंस आपको देखने मिल जाएंगे, और उनकी फैमिली के बारे में स्टोरी है। किस तरीके से जो इसमें थीम्स है उसमें आप देखेंगे फॉरबिडन लव, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सोशल ताबूज जो बहुत मायने रखते हैं इंडियन सोसाइटी में, कॉलोनियल हिस्ट्री, और ये सब चीज़ें आपको देखने मिल जाएगी। सो ओवरऑल एग्जामिनेशन में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है फ्रॉम दिस नॉवल, विच इंडियन इंग्लिश नॉवल वॉन द बुकर प्राइज इन 1997। सो सिंपली यू विल हैव टू आंसर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, सो ओवरऑल इस नॉवल के बारे में लेट्स टॉक अबाउट सम मोर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बेसिकली फ्रेंड्स, ये जो इनका नॉवल है अरुंधति रॉय का, ये नॉन लीनियर नैरेटिव है, फ्रेगमेंटेड क्रोनोलॉजी आपको इसमें देखने मिल जाएगी, एंड पोएटिक प्रॉस। तो इसका जो स्टोरी है बेसिकली ईस्ता जो और राहेल के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये ट्विंस हैं, और उनकी फैमिली मतलब उनकी लाइफ्स के बारे में बताया गया कि किस तरीके से जो इनकी लाइफ है आगे लीड होती है। अच्छा, इनकी जो मदर होती हैं नॉवल के अंदर, अमू, उनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो स्टोरी है कहीं ना कहीं अमू के इर्द गिर्द भी सर्कुलेट हो रही है। किस तरीके से वो वेलूथा जो होता है, एक अनटचेबल कारपेंटर होता है, उसके साथ उनका लव कनेक्शन हो जाता है आफ्टर तो वेलूथा। सो ओवरऑल मैं आपको बहुत कंप्लीट स्टोरी नहीं बताऊंगी। तो ये जो लड़की होती है, अमू होती है, इसको ये ट्विंस बच्चे होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इसकी लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस चलता है, तो ये अपने घर वापस आ जाती है, मतलब अपनी मम्मा पापा के पास, ममाची और पापाची के पास। तो ओवरऑल क्या होता है, इसको उधर जब ये घर वापस आ जाती है आफ्टर शी डिस्टर्ब इन हर मैरिड लाइफ, तो बेसिकली ये जो वेलूथा होता है एक अनटचेबल कारपेंटर होता है, तो कहीं ना कहीं शी फॉल इन लव विद दैट पर्सन। और इनके जो घर में बिकॉज ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो इनके पेरेंट होते हैं, जो इनके पेरेंट्स होते हैं, जो अदर फैमिली मेम्बर्स होते हैं, लाइक इनकी जो बुआ होती हैं, वो किस तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा ब्रुटैलिटी शो ऑफ करती हैं टुवर्ड्स दी अनटचेबल कारपेंटर। क्यों? क्योंकि वो उनके जैसा रिच नहीं है, उनके जैसा सोसाइटी में नहीं रहता जैसे कि वो लोग रहते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर इंटर कास्ट रिलेशनशिप को किस तरीके से ट्रेजेडी की तरफ लीड किया गया है तो आप देखेंगे, और फाइनली वेलूथा को ब्रूटली किल भी कर दिया जाता है। तो ओवरऑल ये जो स्टोरी है इसमें आपको यही देखने मिलेगा कि जो केरल है, जहाँ पर कास्ट सिस्टम, सोशल ताबूज, फैमिली रिलेशंस, उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। तो जो अम्मू और वेलूता है, इनका जो इंटर कास्ट जो लव अफेक्शन था टुवर्ड्स, इसका क्या रिजल्ट निकला फैमिली में और किस तरीके से वो एक ट्रेजेडी बना। तो नॉवल में यही चीज़ें शो ऑफ किया गया है, स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो हैं किस तरीके से एक लाइफ की बड़ी बड़ी चीज़ें बदल देती हैं। तो यहाँ इस पर्टिकुलर नॉवल में आपको यही चीज़ देखने मिलेगा कि हमारी लाइफ में जो कोई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो हमारी एक लाइफ का एक बड़ा हिस्सा चेंज कर देती हैं। जो चीज़ें हम इग्नोर करते जाते हैं ये कंसिडर करके, नो इट्स अ माइनर थिंग बट दिस कैन चेंज योर इंटायर लाइफ। सो यही बेसिकली मैसेज जो है इस पर्टिकुलर नॉवल के अंदर दिया गया है। आपको इनका टाइमलाइन ज़रूर से ध्यान में रखना है, अरुंधति रॉय का भी, क्योंकि यहाँ से भी क्रोनोलॉजी आपको पूछी जाती है। एंड ओवरऑल जो मैंने आपको कोर आइडिया आपको दिया है इस नॉवल का, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसको स्टडी करने की। अगर सेंट्रल आइडिया आपके माइंड में सेट है तो इट मीन्स यू हैव डन विद इट। तो ओवरऑल मैं आपको बता दूँ, ये जो इनका नॉवल है ना, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, translated into more than 40 languages. How much importance to read this particular novel written by अरुंधति रॉय। even though आपको पता है कि इसको बुकर प्राइज़ भी मिला है, तो ओवरऑल अरुंधति रॉय इंटरनेशनल फेम उन्होंने गेन किया है विद दिस प्रेजेंटेशन ऑफ हर। सो सेंट्रल कैरेक्टर्स आपको ध्यान में रखना है, ईस्ता, राहेल, अम्मू एंड वेलूथा, इनके बारे में स्टडी अच्छे से कर लीजिएगा। और इसका सेटिंग मैंने आपको बता दिया 1960s रखा गया है, और किस तरीके से कास्ट, फॉरबिडन लव, राइट, ये सभी चीज़ें, हाइपोक्रेसी ऑफ सोसाइटी,
आपको देखने मिलेगा। नैरेटिव स्टाइल मैंने आपको सजेस्ट कर दिया, नॉन लीनियर फ्रेगमेंटेड लिरिकल आपको देखने मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। अच्छा, मैं अभी आपको एक फ्रेज़ बताऊँगी फ्रॉम दिस नॉवल जो इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। लव लोज हु शुड बी लव्ड एंड हाउ मच। क्या कर रही हूँ मैं, ये हाउ मच, ठीक है या। तो लव लॉज हु शुड बी लव्ड एंड हाउ मच। लव लॉज बताते हैं कि आपको किसको कितना प्यार करना है। ये एक फ्रेज़ है फ्रॉम दिस नॉवल, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्जामिनर का माइंड आप नहीं जानते, दे कैन आस्क यू टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो ओवरऑल आपको डिफरेंट एंड मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा मिलने के चांसेस है, लाइक विच नॉवल ऑफ अरुंधति रॉय वॉन द बुकर प्राइज, अभी मैंने पीछे भी आपको बोला था। तो ओवरऑल आपको सिंपल क्वेश्चन मिल जाएगा फ्रॉम दिस। अभी कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग इनकी नेक्स्ट नॉवल 2017 जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है फ्रॉम अरुंधति रॉयज, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। तो बेसिकली ये इनका पॉलिटिकल फिक्शन है, कंटेम्प्रेरी फिक्शन भी आप इसको बोल सकते हैं, एंड मल्टी लेयर्ड नैरेटिव इसमें आपको देखने मिल जाएगा, मल्टी पर्सपेक्टिव्स आपको देखने मिल जाएगा, रियलिस्टिक है और लिरिकल क्रॉस राइट आपको देखने मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ओवरऑल ये फिक्शन है, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। तो मैंने भी आपको जैसे बताया, ये जो नॉवल है मल्टीपल कैरेक्टर्स इंडिया के फोकस करती है। जैसे अंजुम हो गया, इसमें एक ट्रांसजेंडर विमन होती है, जिसे आप मतलब ट्रांसजेंडर विमन आप अच्छे से क्लियर कर चुके हो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब किन्नर जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो अंजुम एक ट्रांसजेंडर विमन होती है जो किस तरीके से अबैंडन्ड है एट बर्थ और किस तरीके से वो बिल्ड करती है अपना घर, ठीक है, फॉर आउटकास्ट इन दिल्ली राइट। इसमें आपको एक टिल्लू मिल जाएगा जो एक विमन होती है, आर्किटेक्ट होती है, इन्वॉल्व हो जाती है इन कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड लव ट्राइंगल में, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो इनका नॉवल है, ठीक है, तो इसमें ना इंडिया के जो डिफरेंट जो पार्ट हैं उसमें जो कैरेक्टर सिचुएटेड है उनकी स्टोरीज़ बताई गई है विद द हेल्प ऑफ दिस नॉवल, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। मार्जिनलाइजेशन आइडेंटिटी पर बेस्ड है, जेंडर, सेक्सुअलिटी, पॉलिटिकल पावर, लव एंड लॉस के बारे में बताया गया है। तो ओवरऑल ठीक है। अच्छा, ये जो इनकी नॉवल है ये शॉर्ट लिस्टेड थी फॉर मेन बुकर प्राइज़ 2017 के लिए, लॉन्ग लिस्ट में, इस चीज़ का ध्यान में रखना। नेवर इट वॉन, बट ये शॉर्ट लिस्टेड हुई थी मैन बुकर प्राइज़ 2017 के लिए लॉन्ग लिस्ट में, ओके। एंड ऑफ कोर्स इसको बोल्ड नैरेटिव भी कंसीडर किया गया है, सोशल कमेंट्री बताया गया है, लिरिकल प्रोज कंसीडर किया गया है, एंड लैंडमार्क इसको कंसीडर किया है इन कंटेम्प्रेरी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है। वाई? बिकॉज ऑफ इसका जो एक पॉलिटिकल डेप्थ है नॉवल का, बिकॉज ऑफ दैट ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ऑफ कोर्स द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस ओवरऑल इंपॉर्टेंट आपका नॉवल है बाय अरुंधति रॉय। तो ओवरऑल आपने अरुंधति रॉय की ये 2 नॉवेल्स को स्टडी करना है जो मैंने आपको बता दिया। इन क्रोनोलॉजी में आपने ध्यान में रखना है 1997 एंड 2017। अभी हम लोग किरण देसाई की तरफ मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट है 1971 इनका टाइमलाइन है, देखिए 10 ईयर आफ्टर अरुंधति रॉय, इस तरीके से आप लर्न कर लेना इनको। अरुंधति रॉय का 1961 है एंड किरण देसाई 1971, द डॉटर ऑफ अनीता देसाई। तो इनके आपको 2 नॉवेल्स देख के जाने हैं। नंबर फर्स्ट वी हैव 1998 हल्ला बल्लू इन द ग्वावा ऑर्चर्ड। तो बेसिकली इसमें आपको इंडिया के स्मॉल टाउन पंजाब की स्टोरी देखने मिल जाएगी इन दिस हल्ला बल्लू इन अ ग्वावा ऑर्चर्ड। ये आपका सटायरिकल फिक्शन है बाय किरण देसाई। इंपॉर्टेंट है, कंटेम्प्रेरी इंडियन इंग्लिश नॉवल है। तो ये जो नॉवल है ना, इसमें आपको स्टोरी मिल जाएगी। तो उसमें एक लड़का होता है जिसका नाम होता है शॉन, ठीक है। ये क्या होता है, ये ना एक यंग मैन होता है, ये वंस एक बार क्या होता है क्लाइम हो जाता है अ ग्वावा ट्री पर, मतलब उस पर चढ़ जाता है और रिफ्यूज़ करता है कि आई विल नॉट कम डाउन। तो इवेंचुअली क्या होता है कि ये एक लोकल सेलिब्रिटी बन जाता है सोसाइटी में। तो इस बेसिकली नॉवल के थ्रू एक्चुअली ये दिखाया गया है कि जो एक मतलब जो एक इंडियन सोसाइटी है ना, और जो ट्रेडिशनल मतलब एक सुपरस्टिशन चला आ रहा है फ्रॉम अ वेरी बिगनिंग ऑफ इंडियन कल्चर, कि किस तरीके से उस बंदे को ये लोग क्या मान लेते हैं, एक हॉली मैन मान लेते हैं, ठीक है, जो प्रोटैगनिस्ट होता है, और कि वो ग्वावा ऑर्चिड पर ही रहता है। तो ओवरऑल यहाँ पर मतलब मिडिल क्लास की जो एम्बिशंस है, उनके जो सोसाइटल प्रेशर्स होता है कि नहीं अगर सोसाइटी में ये सब चल रहा है तो हम भी करेंगे, तो टाइप्स ऑफ आपको थिंग्स यहाँ पे देखने मिल जाएगा इस नॉवल के अंदर। तो ओवरऑल ये इंपॉर्टेंट है, इसका टाइटल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ से मैचिंग क्वेश्चन आते हैं, अदरवाइज इसकी स्टोरी से ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछने मिलता है, बट आपको कोर आइडिया पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो इनका नॉवल है
2006 द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनफैक्ट इट वॉन बुकर प्राइज़। तो बेसिकली जो इनहेरिटेंस ऑफ लॉस है इसका सेटिंग कलिम्पोंग रखा गया है, जो बेसिकली इंडिया में है। एंड मेन बुकर प्राइज़ 2006 में इस पर्टिकुलर नावल को मिला था। तो ये जो नावल है इसमें आपको लाइव्स ऑफ पीपल किस तरीके से अफेक्टेड है बाय ग्लोबलाइजेशन की वजह से थीम देखने मिल जाएगा, प्लॉट देखने मिल जाएगा, कॉलोनियल लेगेसी, माइग्रेशन ओवरऑल आपको देखने मिल जाएगा। साई इसमें कैरेक्टर हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है, जहाँ से क्वेश्चन में पूछा जाता है। द जज हो गए और बीजू हो गया। तो साई जो होती है एक यंग गर्ल होती है। साई इनहेरिटेंस लॉस में जो नॉवल में ये गर्ल है एक यंग गर्ल होती है। वो किस तरीके से मतलब कि अपने रिटायर्ड जो उनके जज ग्रैंडफादर हैं कलिम्पोंग के, उनके साथ रहती है। इसमें जज हैं जो वो स्ट्रगलिंग होते हैं विद हिज फैडिंग एरिस्टोक्रेटिक पास्ट, मतलब उनका एक पास्ट है वो उससे इतने ज़्यादा स्ट्रगलिंग है, पर्सनल ग्रीफ पर उनको फेस आउट करना पड़ता है बिकॉज ऑफ दैट। मतलब उनके कुछ अपने ही रूढ़िवादी या जिसे आप बोलते हैं ना टाइप्स ऑफ मेंटेलिटी है जिस पर वो हमेशा अड़े रहते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनको पर्सनल ग्रीफ भी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो कैरेक्टर है बीजू, बीजू जो होता है एक माइग्रेंट होता है जो न्यूयॉर्क में किस तरीके से फेस कर रहा है इकोनॉमिक हार्डशिप, ठीक है, एंड अलाइनेशन। तो ओवरऑल ये जो नॉवल है इनका बेस्ड ऑन है पीपल अफेक्टेड बाय ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स, आइडेंटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आपको देखने मिलेगा किस तरीके से वो रन हो रहा है थ्रू आउट द नॉवल। सो ओवरऑल मैंने आपको कैरेक्टर्स बता दिए इसके, और अदर कैरेक्टर्स भी आपको थोड़े से देखने हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर नॉवल से आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जामिनेशन में फ्रॉम डेप्थ लेवल पर पूछा जाता है। तो अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट रिमेंबर फर्स्ट किरण देसाई नॉवल टू विन एन इंटरनेशनल अवार्ड और मैन बुकर प्राइज़, आपको पता होना चाहिए वो कौन सी उनकी नॉवल है। एंड एग्जामिनेशन में उनकी नॉवल से यूरो पब्लिकेशन एंड मैचिंग एंड क्रोनोलॉजी में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारी नेक्स्ट ऑथर है फीमेल यानी कि मदर ऑफ किरण देसाई, अनीता देसाई। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये मसूरी, बेसिकली इंडिया से इनका में इनका मतलब शी बॉर्न मसूरी जो इंडिया में है, मसूरी जहाँ हम लोग जाते हैं हिल स्टेशन, वन ऑफ द हिल स्टेशन ऑफ इंडिया। तो ओवरऑल ये इंडियन इंग्लिश राइटर में इंपॉर्टेंट है। नॉवेल्स शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए भी नो अनीता देसाई, और इनकी नॉवल से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। टू थिंग्स यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड, एक तो साहित्य अकादमी अवार्ड इन्हें 1978 में मिला था फॉर हर नॉवल फायर ऑन द माउंटेन के लिए, एंड शी शॉर्ट लिस्टेड फॉर बुकर प्राइज़ इन कस्टडी, जो इनका इन कस्टडी था नॉवल, उस पर्टिकुलर नॉवल के लिए इनको शॉर्ट लिस्ट किया गया था बुकर प्राइज़ के लिए। ठीक है, एज वेल फास्टिंग फीस्टिंग, ठीक है। तो ये इन पर्टिकुलर नॉवेल्स के लिए इनको जो इनका 1999 में आया था, एंड इन पर्टिकुलर नॉवेल्स के इनको शॉर्टलिस्ट किया गया था बुकर प्राइज़ के लिए। एज वेल शी वॉन साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर फायर ऑन द माउंटेन। ये 2 and 3 थिंग्स आपको ध्यान में रखना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि वो कौन कौन सी थीम्स हैं जो ये बात करती हैं अपनी नॉवेल्स में। तो आपको इनकी नॉवेल्स में ना साइकोलॉजिकल डेप्थ और किस तरीके से इनका जो फोकस होता है टूवर्ड्स कैरेक्टर्स ज़्यादा होता है, उसकी इमोशनल और मेंटल स्टेट पर ज़्यादा रहता है स्टोरी में। उनकी जो एक इनर लाइफ होती है उसका क्या इम्पैक्ट होता है उनके एक्सटर्नल एक्शन पर, तो उसके बारे में इनकी नॉवेल्स जो हैं डिपिक्ट करती हैं। अलाइनेशन, आइसोलेशन, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने मिल जाएगा, मतलब किस तरीके से कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स देखने मिलता है, स्ट्रगल देखने मिलता है बिटवीन मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन, जितना भी हमारा इंडियन लाइफ है, राइट। तो ओवरऑल आपको फेमिनाइन सेंसिबिलिटी देखने मिल जाएगा, मतलब कि वुमेन की जो एक इनर वर्ल्ड है, उनकी जो इनर डिज़ायर्स हैं उन पर बेस्ड। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट द क्रोनोलॉजी ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय अनीता देसाई। तो बेसिकली ये जो इनका क्राई द पिकॉक है 1963 पब्लिकेशन, ये इनका वन ऑफ द साइकोलॉजिकल नॉवल है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का, फर्स्ट नॉवल ऑफ अनीता देसाई, जिसे इन्होंने इस्टेब्लिश किया था हर रेपुटेशन इन इंडियन इंग्लिश फिक्शन में। बिकॉज ऑफ दैट नॉवल शी इस्टेब्लिश हर रेपुटेशन इन इंडियन इंग्लिश फिक्शन। तो ये जो इनका नॉवल है इमोशनल लाइफ ऑफ माया, जो माया की इमोशनल लाइफ है उस पर बेस्ड है। वो किस तरीके से एक सेंसिटिव होती है और किस तरीके से डीपली अटैच होती है अपने हस्बैंड मिहिर की
की तरफ, राइट। एंड स्ट्रगल उसको करना पड़ता है विद लॉनलीनेस, एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी एंड फियर ऑफ डेथ से। तो ओवरऑल ये जो स्टोरी है पोर्ट्रे करती है उनकी ग्रेजुअल जो साइकोलॉजिकल डिसइंटीग्रेशंस है वो किस तरीके से एक ट्रेजिडी की तरफ मूव करता है, लीड करता है, तो उसके बारे में यहाँ पे देखने मिलेगा। ओवरऑल आपने माया, मिहिर, डोमेस्टिक जो सर्वेंट्स हैं, फैमिली जो मेंबर्स हैं, उनके नेम्स और पर्टिकुलर माया और मिहिर के बारे में मतलब कि रिवाइज कर लेना। जो कैरेक्टर हैं, प्रोटैगनिस्ट आपकी माया है इन दिस नॉवल। तो ओवरऑल मैंने आपको इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट थिंग्स था बता दिया। एंड आपसे एग्जामिनर टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं लाइक फर्स्ट नॉवल ऑफ अनीता देसाई, राइट। एंड एज वेल दे आस्क यू कि कौन सा नॉवल है जो 1963 में इनका पब्लिश हुआ है, ठीक है। और द पिकॉक सिंबल एंड माया साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन किस पर्टिकुलर नॉवेल्स में आपको देखने मिलेगा। तो ओवरऑल आपको क्वेश्चंस मिलने के चांसेस होते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन लेट्स टॉक अबाउट 1977 फायर ऑन द माउंटेन। ये भी इनका एक साइकोलॉजिकल नॉवल है एंड इससे आप देखेंगे कि इसका जो सेटिंग है वो हिल स्टेशन में रखा गया है बेसिकली इंडिया के। एंड ये जो नॉवल है ये नंदा कौर, ठीक है, एक एल्डरली जो एक वुमेन होती है वो किस तरीके से अकेले रहती है उसकी लाइफ पर बेस्ड है। और उसकी जो फैमिली है उसको लीव, नंदा कौर की जो फैमिली है ये उनको छोड़ देती है और शी रीट्रीट टू आ सॉलिटरी हाउस। और किस तरीके से वो अपना जो उसका एक पास्ट की जो एक डिस्टर्बिंग मेमोरीज़ हैं उसको किस तरीके से मतलब कि ग्रैब किए हुए हैं उसकी प्रेजेंट लाइफ में। तो ओवरऑल उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। डिमांड्स ऑफ सोसाइटी, द स्टोरी एक्चुअली एक्सप्लोर हर लाइफ एंड द इम्पैक्ट ऑफ हर कॉन्ट्रास्टेड विद मीरा, जो एक यंग ऑर्फन गर्ल होती है उनके साथ में रहती है। मीरा, इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है, ये एक ऑर्फन गर्ल होती है। तो ओवरऑल आपको इसमें जो कैरेक्टर हैं वो देखने मिल जाएंगे, नंदा कौर एंड आपका मीरा, ठीक है। तो मीरा के बारे में मैंने आपको बता दिया किस तरीके से वो एक यंग गर्ल होती है और ओवरऑल इनोसेंस होती है, राइट। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर नॉवल के लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1978 में। और यहाँ से क्वेश्चन आपको कैरेक्टर बेस्ड, थीम बेस्ड, ठीक है, लिटरेरी टेक्निक बेस्ड क्वेश्चन देखने मिलते हैं एग्जामिनेशन में, तो आपने अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव क्लियर लाइट ऑफ डे, 1980 पब्लिकेशन, इंपॉर्टेंट वन। तो बेसिकली इनका जो ये नॉवल है 1980 पब्लिकेशन, इसमें आपको पोस्ट पार्टीशन इंडिया एज वेल फैमिली डायनेमिक्स देखने मिल जाएगा और मेमोरीज एसोसिएटेड। तो ये जो नॉवल है फोकस कर रहा है चाइल्डहुड से लेकर अडल्ट लाइफ ऑफ दास फैमिली, ठीक है। तो दास फैमिली की मिल जाएगी जो ओल्ड दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। और किस तरीके से फैमिली बॉन्ड और इम्पैक्ट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स आपको देखने मिल जाएगा। जो मेन स्टोरी बेसिकली रिवॉल्व है अराउंड बिन, तारा, राजा एंड बाबा। तो ये चारों बच्चे होते हैं जो सिबलिंग्स होते हैं, किस तरीके से वो एक्सपीरियंस करते हैं अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स को, नॉस्टैल्जिया को। सो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा नॉवल के अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसका, कई बार वी हैव स्टडीड और अपने मास्टर्स में भी आपने इसको पढ़ा होगा। सो ओवरऑल अर्बन चेंजेस, पार्टीशन एंड इमोशनल डिस्टेंस इसके अंदर दिखाया गया है विद इन द फैमिली, ठीक है। तो आपने सेपरेटली बिम, तारा, राजा, बाबा इन सबको अच्छे से स्टडी करना है। बाबा जो एक ब्रदर होता है, माइनर होता है, ठीक है, लेकिन कंट्रीब्यूट उसने फैमिली डायनामिक्स में उसका देखने मिलता है। तो आपने ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना है एंड बेस्ड ऑन मैंने आपको बता दिया। तो ओवरऑल ये इनका पोस्ट पार्टीशन थीम पर बेस्ड है जो एक्सप्लोर किया जा रहा है बेसिकली इस पर्टिकुलर नॉवल के अंदर। 1980 का पब्लिकेशन है क्योंकि यहाँ से क्रोनोलॉजी आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। अभी नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द इन कस्टडी। ये बेसिकली 1984 में इनका पब्लिकेशन है आफ्टर क्लियर लाइट ऑफ डे इन कस्टडी। दिस इज अगेन लिटरेरी नॉवल है, साइकोलॉजिकल है, इंग्लिश फिक्शन है बेसिकली। और इस पर्टिकुलर नॉवल को शॉर्ट लिस्ट किया गया था बुकर प्राइज़ के लिए 1984 बट इट नेवर गैन, ओके। ये जो नॉवल है इसमें आपको देवन की स्टोरी मिल जाएगी। देवन इसमें आपको कैरेक्टर है जो एक ना मतलब हिंदी टीचर होता है फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, और जिसका मतलब एक मन होता है, एक उसकी डिज़ायर होती है कि वो नूर से मिलना चाहता है। नूर कौन होते हैं? एक एजिंग उर्दू पोइट होते हैं जिनका जो वर्क है डीपली एडमायर्स है। लेकिन अभी क्या है, उनको लाइफ में कोई नहीं पूछता उनकी, क्योंकि जो उर्दू लैंग्वेज है इस समय और इस पर्टिकुलर नॉवल में यही दिखाया गया है कि जो उर्दू पोइट्री थी उसका किस तरीके से डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। और अभी जो एक समय पर वो पोइट इतना ज़्यादा, नूर जो था एक टाइम पर इतना ज़्यादा उनको एडमायर किया जाता था डीपली उनकी वर्क को, अभी क्या गया है, उनको बिल्कुल डिक्लाइन, नेग्लेक्ट किया गया है, ठीक है। तो मोरल कॉम्प्रोमाइज़ आपको देखने मिलेगा, कल्चरल डिक्लाइन देखने मिलेगा इस पर्टिकुलर नॉवल के अंदर।
तो ओवरऑल जो देवन होता है उसका ट्रैवल दिखाया गया है, वो किस तरीके से दिल्ली जाता है मिलने के लिए नूर से और रिकॉर्ड करना चाहता है उनकी पोइट्री को। ठीक है, तो यही चीज़ें इसके अंदर आपको देखने मिलेगी नॉवल के अंदर। तो ओवरऑल इसको शॉर्ट लिस्ट किया गया था पर्टिकुलर नॉवल को फॉर बुकर प्राइज़ के लिए। आई हैव टॉक्ड अबाउट। सो ओवरऑल आपसे ईयर ऑफ पब्लिकेशन, थीम और कैरेक्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रॉम दिस नॉवल। अभी नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द विलेज बाय द सी। ये आपसे मैचिंग्स क्वेश्चन में अभी रिसेंटली जो आपके एग्जामिनेशन हुए हैं नेट के, तो द विलेज बाय सी कन्फ्यूज़ करने के लिए पूछा गया है स्टूडेंट से, तो आपको पता होना चाहिए इट वॉज रिटन बाय अनीता देसाई। इनकी जो नॉवल है 1918 द विलेज बाय सी, इस पर्टिकुलर नॉवल को स्मॉल कोस्ट विलेज इन इंडिया में सेट किया गया है। और बेसिकली ये जो इनका नॉवल है इसमें आपको जो स्टोरी देखने मिलेगी हरी की मिलेगी। उसमें जो प्रोटैगनिस्ट है हरी, ठीक है, जो एक एल्डर सन होता है किस तरीके से अपने विलेज को छोड़ देता है और बॉम्बे चला जाता है अपनी सपोर्ट करने के लिए फैमिली को, वहाँ पे काम करने लगता है। लीला भी इसके अंदर होती है अनदर कैरेक्टर, जो बेसिकली इसकी सिस्टर होती है, जो किस तरीके से हेल्प करती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझती है घर की और मैनेज करने में कहीं ना कहीं हेल्प करती है ऑल दो। तो बेसिकली ये जो नॉवल है हाईलाइट करिए पॉवर्टी, सोशल जो इश्यूज़ होते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ रूरल फैमिलीज़ की कितनी स्ट्रेंथ होती है, तो उसके बारे में पोर्ट्रे किया गया है इस नॉवल के अंदर। ठीक है, तो कैरेक्टर मैंने आपको हरी एंड लीला के बारे में बता दिया। इनसे आपको अगर क्वेश्चन पूछा मिलेगा तो मिलेगा, अदरवाइज नो नीड टू स्टडी इन डिटेल्ड मैनर। आपने 2 से 4 चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है कि जो इसका पब्लिकेशन ईयर है एज वेल द थीम, जो एक कोर आइडिया है बेसिकली नॉवल का। तो यहाँ पे फ्रेंड्स करेक्ट कर लीजिएगा, 1982 है ईयर जो द विलेज बाय द सी। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, 1999 फास्टिंग फीस्टिंग। तो बेसिकली जो फास्टिंग फीस्टिंग अनीता देसाई का नॉवल है, ये भी साइकोलॉजिकल नॉवल है जिसे शॉर्ट लिस्ट हुआ है जो बुकर प्राइज़ के लिए। और नॉवल में यहाँ पे आपको ना लाइव्स ऑफ इंडियन फैमिली की देखने मिल जाएगी, किस तरीके से डिवाइडेड है बाय जेंडर रोल्स, ट्रेडिशन एंड जनरेशनल एक्सपेक्टेशन से। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे आपको इंडिया जहाँ पर उमा देखने मिल जाएंगी। वेयर शुड आई राइट, उमा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मतलब कि फोकस किया जा रहा है इंडिया एंड एक ओबीडियंट डॉटर हैं और किस तरीके से ट्रैप्ड हो जाती हैं बाय डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो ओवरऑल आपको देखने मिलती हैं इंडियन फैमिलीज़ में। और जितना भी मतलब कि पुरुष प्रधान जो पेट्रार्टिकल जो सोसाइटी है उसमें किस तरीके से ये ट्रैप हो जाती है उमा, उसके बारे में है। और नेक्स्ट इसमें जो स्टोरी है वो यूएस से फोकस कर रही है, जहाँ पर आपको मिलेगा कैरेक्टर अरुण। अरुण जो होता है उनके भाई होते हैं, वो किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं एज एन इमिग्रेंट इन अमेरिका। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल इंडियन लाइफ एंड वेस्टर्न इंडिविजुअलिज्म देखने मिल जाएगा और उसका इम्पैक्ट देखने मिल जाएगा। देखिए वन साइड क्या हो रहा है, जो एक इंडिया फैमिली में, जो इंडिया में उमा है वो किस तरीके से ट्रैप्ड है डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में दबी हुई है। दूसरी तरफ जो अरुण है वो इतना ज़्यादा इंडिविजुअल है इवन दो उसको स्ट्रगल करना पड़ा है। तो ओवरऑल फैमिलियल जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना उनको पूरा करने के लिए उसका क्या इम्पैक्ट रहता है जो एक रिस्पॉन्सिबल मतलब फैमिली का मेंबर होता है उस पर, तो ओवरऑल यहाँ पे देखने मिलेगा स्टोरी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ से डिटेल में नहीं पूछा जाता, ओनली टाइटल यू नीड टू कीप इन योर माइंड। तो जो नेक्स्ट हमारी ऑथर है फ्रॉम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, झुम्पा लाहिरी। ठीक है, ये फीमेल हैं एंड शी इज़ एन इंडियन अमेरिकन वुमन राइटर widely known for her works on diaspora identity and family conflict। so important वन है क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन फ्रॉम द डायस्पोरा, जो डायस्पोरिक राइटर हैं वहाँ से पूछा जाता है एंड झुम्पा लाहिरी वन ऑफ दैम। तो बेसिकली जो इनके वर्क्स में मेजर थीम्स होते हैं बेस्ड ऑन होते हैं डायस्पोरा आइडेंटिटी, यानी कि किस तरीके से ये एक्सप्लोर करते हैं और रीडर्स को बताने की कोशिश करते हैं इमिग्रेंट के एक्सपीरियंसेस, कल्चरल डिस्प्लेसमेंट से क्या इम्पैक्ट होता है, फैमिली एंड जनरेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, ओवरऑल जो टेंशन्स होती है बिटवीन फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स एंड उनका जो अमेरिकन बॉर्न चिल्ड्रन होते हैं उनको कौन कौन सी कॉन्फ्लिक्ट्स फेस ऑन करनी पड़ती है लाइफ में। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस की शेयर करते हैं अपनी राइटिंग्स में। एज वेल इनका जो एक कैरेक्टर रहता है टूवर्ड्स स्ट्रगलिंग विद अ सेंस ऑफ होम, बिलोंगिंग एंड कल्चरल ड्यूलिटी जिसे आप बोल सकते हो। लाइक अगर आप इंडियन हैं तो आप किस तरीके से मतलब बैलेंस बनाएंगे बिटवीन इंडियन एज वेल रूट्स ऑफ योर एज वेल द अमेरिकन, जो आपका राइट प्रेजेंट अभी वहाँ पे चल रहा है। तो ओवरऑल ये जो ड्यूलिटी आपको देखने मिलती है यहाँ पर एक
काइंड ऑफ स्ट्रगल करना पड़ता है डायस्पोरिक राइटर्स को। तो ओवरऑल इनके वर्क्स में आपको ये सभी एक्सपीरियंस देखने मिल जाएंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि ये वन ऑफ द बैरियर्स कंसिडर किए जाते हैं कनेक्शन थ्रू लैंग्वेज, क्योंकि स्पेशली आप देखेंगे किस तरीके से क्रॉस कल्चर कॉन्टेक्स्ट में और जितना भी मतलब डायस्पोरिक राइटर्स हैं दे नीड इट ओके टू जस्ट be a perfect in it. Okay, so here we have talked about little bit regarding Jhumpa Lahiri और timeline यहाँ पर आपको mention है. Now let's talk about his her work. Okay, तो बेसिकली फर्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट इंटरप्रीटर ऑफ मालडीज। ये इनका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है 1999 पब्लिकेशन। एंड यहाँ पर आपको थीम्स मिल जाएंगे डायस्पोरा, कल्चरल आइडेंटिटी, मटेरियल टेंशन एज वेल दी कम्युनिकेशन गैप्स। तो ओवरऑल ये जो इनका बेसिकली इंटरप्रीटर मालडीज है वॉन पुलित्जर प्राइज़ फॉर फिक्शन 2000 में बेसिकली पुलित्जर प्राइज़ मिला था फॉर फिक्शन के लिए। एंड डायस्पोरिक फिक्शन सेक्शन से आपसे यूजीसी नेट और जितना भी टीजीटी पीजीटी का एग्जामिनेशन होता है इंग्लिश लिटरेचर का, वहाँ पे नॉर्मल वे में आपसे पूछे जाते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन से। सो इंटरप्रीटर मालोडीज जो है एक टूर गाइड है जो किस तरीके से ब्रिज जो है मैनेज करती है बिटवीन कल्चर एंड पर्सनल डिसकंटेंट में। ठीक है, तो ओवरऑल आपने इस चीज़ का ध्यान में रखना है। एंड गाइज जो नेक्स्ट इनका शॉर्ट स्टोरी है दैट इज़ अनअकस्टम्ड अर्थ। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी इनका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है 2008 पब्लिकेशन। सेकेंड जनरेशन इमिग्रेंट स्ट्रगल इसके अंदर दिखाया गया है, किस तरीके से मतलब चिल्ड्रन ऑफ इमिग्रेंट्स एडजस्ट करते हैं टू अमेरिकन लाइफ को। ओवरऑल एक्सप्लोर किया है थीम्स को इस पर्टिकुलर स्टोरीज़ में। एंड फादर डॉटर जो एक डायनामिक्स होता है, इनहेरिटेंस होता है ऑफ कल्चर वैल्यूज़ का, ओवरऑल यहाँ पर एक्सप्लोर किया गया है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान में रखना है। तो एग्जामिनेशन में फ्रॉम झुम्पा लाहिरी से आपको शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन से क्वेश्चंस डेफिनेटली मिलते हैं। एज वेल दे कैन आस्क यू थीम ऑल्सो एंड अवार्ड के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ओवरऑल आपने अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। तो बेसिकली 2003 पब्लिकेशन, ये इनका नॉवल है, डायस्पोरिक फिक्शन पर बेस्ड है, जहाँ पर इंडियन अमेरिकन इमिग्रेंट जो एक्सपीरियंस है और जो आइडेंटिटी है उसको उसके सिग्निफिकेंस को एक्सप्लोर किया गया है। ठीक है, तो ये जो नॉवल है इसमें आपको गोगोल मिल जाएगा, गोगोल गांगुली। ठीक है, आई एम जस्ट राइटिंग हियर गोगोल गांगुली, जो एक अमेरिकन बॉर्न बेटा होता है बंगाली इमिग्रेंट्स का। जो इसके पेरेंट्स होते हैं वो बंगाली इमिग्रेंट्स होते हैं। एज मतलब कि वो किस तरीके से स्ट्रगल करते हैं आइडेंटिटी कल्चरल हेरिटेज के लिए। ठीक है, तो ओवरऑल आपको इस पर्टिकुलर जो नॉवल है इसमें मिलेगा किस तरीके से जो गोगोल है उसका ग्रो अप हो रहा है यूएस में अंडर हिज अनयूजुअल नेम, मतलब कि एक अनयूजुअल सा नेम है और किस तरीके से वो डिसकनेक्टेड फील करता है। ठीक है, फ्रॉम बोथ इंडियन कल्चर एंड अमेरिकन पीयर्स में, क्योंकि अभी वो मतलब यूएस में पला बड़ा है तो उसको जो इंडियन रिचुअल्स होते हैं उससे अच्छा खासा अफेक्शन नहीं होता है। तो ऐसा आप मूवीज़ में भी देखेंगे, बॉलीवुड मूवीज़ में, कि हीरो होता है वो बहुत फॉरेन कंट्री से आ रहा होता है, अपने ट्रेडिशनल हाउस में आता है जहाँ उसके एंसेंस्ट्रल होते हैं, जो भी उसके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। तो किस तरीके से वो अनजस्ट रहता है वहाँ पर, उसको फीलिंग रहता है और वो एडजस्ट नहीं कर पाता कि क्या यहाँ पे रिचुअल्स हैं। और कभी कभार इतना ज़्यादा फेमिलियर हो जाता है कि उसको अपने जो जिस मतलब लाइफस्टाइल में वो पला पड़ा है उसको वो चीज़ें वहाँ पर फीकी लगने लगती हैं। वो इतना कुछ पा लेता है जब वो अपने एक मतलब ग्रैंड पेरेंट्स के घर आता है। तो ओवरऑल टाइप्स ऑफ आपको देखने मिल जाएगा जितने भी डायस्पोरिक थीम पर बेस्ड और राइटर्स की जो राइटिंग्स होती है। तो यहाँ पर फैमिली टाइज़, पेरेंटल जो एक्सपेक्टेशंस होती है, रोमांटिक रिलेशनशिप्स होते हैं, सेल्फ डिस्कवरी, ये सभी चीज़ें यहाँ पर बताई गई और किस तरीके से इम्पैक्टेड होती हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आपने इस चीज़ का ध्यान में रखना है। एंड नो नीड टू गो मच डिटेल इन दिस स्टोरी। एंड थर्ड पर्सन नरेशन है इसका। बेसिकली यहाँ पे आपको शिफ्ट्स देखने मिल जाएंगे बिटवीन पर्सपेक्टिव्स, मेनली गोगोल एंड उसके जो पेरेंट्स हैं उनसे। ठीक है, तो रियलिस्टिक प्रॉस है ये बेसिकली। और यहाँ पर नेम, रिचुअल्स, ऑब्जेक्ट्स हाईलाइट किए गए हैं ऑफ कल्चर एंड पर्सनल आइडेंटिटी के लिए। ठीक है, तो मैंने ओवरऑल आपको इंपॉर्टेंट थिंग्स बता दी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नॉवल से। एंड अशोक, आशिमा, ठीक है, मौसमी, ये सभी आपको कैरेक्टर्स के नेम ध्यान में रखने हैं फ्रॉम दिस नॉवल। और इसका ज़रूर से स्टोरी भी पढ़ लेना, क्योंकि इसमें जो पर्टिकुलर स्टोरी बताई गई है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक बार रीड करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, अभी लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। तो बेसिकली इनका 2013 पब्लिकेशन नॉवल है, ये डायस्पोरिक फिक्शन है बेसिकली बाय झुम्पा लाहिरी, द लो लैंड।
तो ओवरऑल ये जो नॉवल है ना, अच्छा मैं आपको बता दूँ, इसको फाइनलिस्ट किया गया है नेशनल बुक प्राइज़ के लिए, नेशनल बुक अवार्ड के लिए, ठीक है। ये फाइनलाइज्ड किया गया है एज वेल बुकर प्राइज़ के लिए, इसको लॉन्ग लिस्ट किया गया है, मिला नहीं है, लॉन्ग लिस्ट किया है एंड फाइनलाइज किया है, ठीक है। एंड ये जो नॉवल है ना, इसमें आपको स्टोरी मिल जाएगी टू ब्रदर्स की, जो एक सुभाष और उदय होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो किस तरीके से कोलकाता से होते हैं, फ्रॉम इंडिया से, और उनका जो मतलब का जो जर्नी है उनका, तो ओवरऑल उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लोर किया गया है, ठीक है। तो इसकी स्टोरी वैसे पूछी नहीं जाती है, नॉन नैरेटिव और नॉन लीनियर नैरेटिव में बेसिकली इसको बताया गया है। तो ओवरऑल आपने सिर्फ टाइटल ध्यान में रखना है, इट वॉज रिटन बाय, और इसको लॉन्ग लिस्ट एंड फाइनलिस्ट किया गया है बुकर प्राइज एज वेल नेशनल बुक अवार्ड के लिए, ठीक है। ये 2 और 3 फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। डायस्पोरा पॉलिटिक कॉन्फ्लिक्ट्स, बेसिकली डायस्पोरा फिक्शन है ये आपका, और कैरेक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को एंड कर रही हूँ, और वी विल कंटिन्यू दिस वीडियो नेक्स्ट, जहाँ पे मैं आपसे मोर इंडियन इंग्लिश ऑथर की क्रोनोलॉजी लेकर आऊँगी, लाइक अरविंद अडिगा वी हैव नेक्स्ट वन, एंड शशि देशपांडे हो गए आपके, एज वेल गीता आपके हरिहरन हो गए, ठीक है। बामा हो गए, वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दलित लिटरेचर में टू हुम वी स्टडी। सो ओवरऑल मुझे अभी बहुत से मेजर राइटर्स कवर कराने हैं आपको फ्रॉम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से, और देखिए आपने इसी तरीके से प्रिपेयर करना है। हर एक जो भी क्रोनोलॉजी का आप वर्क करेंगे उसमें आपने फैक्ट्स भी साथ के साथ रिवाइज करने, जैसा कि मैं आपको लेके चल रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करेंगे तब आप अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर्ड मानेंगे कि हाँ मैंने इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में कुछ तैयार किया है नेट एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। सिर्फ उठाया और उसको रीड कर लिया, क्रोनोलॉजी देख लिया, इट्स नॉट इनफ। तो आपने समहाउ फैक्ट्स भी अपने माइंड में सस्टेन करने हैं, तो वो चीज़ें आपकी होती रहे साथ साथ। दैट्स वाई मैं कुछ राइटर्स लेके चलती हूँ ईच वीडियो ऑफ माइन। तो जहाँ तक कि टू मोर देन आई थिंक 2 ही वीडियोज़ अभी बचेंगी जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से ऑलमोस्ट मैं आपकी जो क्रोनोलॉजी है 2 वीडियोज़ में कंप्लीट करा दूंगी, जो भी फर्दर ऑन माय चैनल आपको मिलेगा। और ध्यान में रखिएगा, मैं प्लेलिस्ट में सिक्योर कर दूंगी, ये कंप्लीट प्लेलिस्ट आपने वॉच करनी है रिवीजन के लिए इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की, तब जाके आपका इंडियन इंग्लिश लिटरेचर फिनिश होगा। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, टिल देन बाय बाय।